मुख्यमंत्री जी जागिए, सूबे का सत्यानाश हो रहा है। वर्दी वाले अपराधियों ने जीना मुहाल कर रखा है। एक पत्रकार की मां को पुलिस थाने में जिंदा जला दिया गया। उसने पुलिस वालों की भेड़िया दृष्टि का विरोध किया था। उस पर झपट पड़े थे वर्दीधारी। मुख्यमंत्री जी सोचिए, ये दिल्ली है जहां के अस्पताल बेदिल हैं। स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाने से क्या लाभ? जब एक दिन के बच्चे को सांसों की खातिर एक अस्पताल से दूसरे का चक्कर काटना पड़ा, जब सांसों की डोर टूटने से न डॉक्टरों ने बचाया न कागजों पर लिखी सरकारी नीतियों ने। मां की गोद में दम तोड़ गया अनमोल, साथ ही मर गई इंसानियत। मुख्यमंत्री जी बोलिए, एक महा घोटाला आपके दौर में हुआ और घोटाले से जुड़े लोगों की संदिग्ध मौत का सिलसिला भी आपके ही दौर में हुआ। जब आरोपों के घेरे में खुद आपका पीए हो तो क्या सरकार की नीयत पर सवाल नहीं उठेंगे? आखिर क्यों घोटाले और उस पर 47 लोगों की मौत तक आप सीबीआई जांच की सिफारिश करने से कतराते रहे? हर हुक्मरान से जनता सवाल पूछती है और हर जवाब को कसौटी पर परखती भी है। देखिए, 3 राज्य, 3 सरकारें और पब्लिक की एक जैसी ही अनदेखी। सोती सरकार, मरते लोग। आज रात 9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत एक मां के बयान से। अस्पताल के बिस्तर पर कराहते हुए इस मां ने कहा, मुझे मुख्यमंत्री से मिलवा दो, मैं चाहती हूं मेरे हत्यारों को फांसी मिले। और यही कहते कहते उस मां की आवाज डूब गई। ये मां उत्तर प्रदेश पुलिस का खौफनाक चेहरा मुख्यमंत्री को दिखाना चाहती थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के राज में उत्तर प्रदेश पुलिस का अत्याचार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की पर है। और उसी की मिसाल है ये घटना, जिसमें एक मां को पुलिस थाने में जिंदा जला दिया गया। आरोपों के घेरे में खाकी वर्दी है। आरोप यह भी है इस मां के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बार भी रस्म अदायगी की, मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। साथ ही यह भी कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह बयान भी अंधेर प्रदेश की तस्वीर साफ करता है, एक ऐसा प्रदेश जिसका मुखिया सो रहा है और जनता मर रही है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। समर्थ हमें पेट्रोल डाल के आग लगा दी। अखिलेश राय साहब यादव कोई लोग पेट्रोल डाल दिया। हाँ भैया, हाँ, दरोगा। नीतू त्रिवेदी का एक एक शब्द जैसे उत्तर प्रदेश में कानून राज का गुणगान करने वालों पर छन्नाटेदार थप्पड़ की तरह पड़ेगा। पुलिस थाने के भीतर पेट्रोल डालकर जला दी गई नीतू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका ये बयान खाकी वर्दीधारियों के कान में खतरे के घंटे की तरह बजता रहेगा। दोनों लोग हमको ऑफिस बुलाएं। हर गूंज के साथ उन्हें अपनी शैतानी शक्लें, वहशी हरकतें दिखती रहेंगी। समर्थ हमें पेट्रोल डाल के आग लगा दी। अखिलेश राय साहब यादव कोई लोग पेट्रोल डाल दिया। हाँ भैया, हाँ, दरोगा। एक कहावत है, मरता इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। ये औरत 100% जल चुकी थी। दर्द की कराह के साथ गुहार भी लगा रही थी कि मुझे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के यहाँ ले चलिए, क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री को पुलिस वालों की दरिंदगी, उनका दंभ, उनका अनाचार, अत्याचार, वसूली का लालच, भेड़ियापना और वैशीपना दिखाना चाहती थी, ताकि कोई और नीतू यूं पेट्रोल डालकर थाने के भीतर जिंदा न जला दी जाए, ताकि कोई और नीतू पुलिस थाने में घुसने से पहले 1000 बार न सोचे। नीतू द्विवेदी मंगलवार तड़के इस दुनिया से चली गईं। पीछे छोड़ गईं चीख मारता एक चौंकाने वाला केस। लखनऊ से सटे बाराबंकी की नीतू द्विवेदी का आरोप था कि उनके पति को बाराबंकी पुलिस उठा लाई। जब वो पति से मिलने उन्हें छुड़ाने थाने पहुंची तो वर्दी वाले गुंडे पीछे पड़ गए, बदतमीजी, बदसलूकी करने लगे। नीतू के बयान के मुताबिक कोठी केसरगंज थाने के थानेदार राय साहब यादव और अखिलेश राय ने उनकी इज्जत से खिलवाड़ की कोशिश की। ये लोग पहले से ही उन पर बुरी नजर रखते थे।
इन्होंने पकड़ लाए हम वहाँ से घर से। फिर आज अपने आदमी से मिलने गए, अखिलेश राय साहब यादव, दोनों लोग हमको ऑफिस बुलाए के बाद में हमसे कहें कि यहाँ तुम्हारा दिमाग खराब है। वह हमका पकड़ लें, एक जने आगे से एक जने पीछे से। बस साहब जो है हमारी बेइज्जती करे उतारू हो गए। हम भागे कोशिश की हैं, बस इतनी हमारा चैन अंगूठी वाला सब छीन लें और रुपया ले हम वही छीन लें। बस हमें पेट्रोल डाल के आग लगा दी। अखिलेश राय साहब यादव कोई लोग पेट्रोल डाल दिया। हाँ भैया, हाँ दरोगा। याद रखिए, दर्द से कराहती इस महिला की जुबान पर आए ये दो नाम। एक मजलूम औरत जो अपने पति से मिलने पुलिस थाने तक जाती है, उसे पकड़कर थाने के भीतर ही जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं पुलिस वाले। नाकाम रहने पर उसे पेट्रोल डालकर फूंक डाला जाता है। कोठी केसरगंज थाने के थानेदार राय साहब यादव और अखिलेश राय, क्या इत्तेफाक है। संगीन आरोपों के घेरे में आए एक पुलिस वाले का नाम भी अखिलेश और सूबे के मुख्यमंत्री का नाम भी अखिलेश। देखना यह है कि क्या सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश का दिल इस औरत की मौत के बाद पसीजता है। इस औरत की अंतिम इच्छा थी उसके कातिलों को फांसी मिले। क्या अखिलेश ये सुनिश्चित करेंगे? आप मुख्यमंत्री से मांग करती हैं? जी, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। हमको मुख्यमंत्री के सामने आप ले चलिए, हम चलेंगे, बयान देंगे साहब से। किससे? मुख्यमंत्री जी से। क्या कहोगे आप? कहेंगे सर इनको फांसी की सजा हो। अखिलेश राय साहब यादव के जितने भी तो कोठी थाने के हैं। पुलिसिया जुल्म की शिकार हुई नीतू पेशे से टीचर थीं, जबकि उनका बेटा पत्रकार है। नीतू के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस वाले पहले भी उन्हें इसी तरह तंग करते रहते थे। 10,000 रुपये, चैन, अंगूठी, बाली छीन लेने के बाद इसको आग लगा दी गई और मुझे धमकियां उसको दी गई। इनको 302 में मैं जेल भेज दूंगा, जिससे उसको बड़ी प्रताड़ना हुई। कुछ न कुछ तो खबरें जैसे लिखी जा रही हैं तो पुलिस के खिलाफ तो जेबे करे हैं। यही कारण है कि विरोध मानत रहे थाना अध्यक्ष और अखिलेश राय एसआई। कुछ जमीनी विवाद भी रहा। मेरे पिताजी माताजी जो है शिकायत भी इनके खिलाफ करीब 50-60 शिकायतें किए हैं, तो वही से जले रहे। लखनऊ से चंद किलोमीटर के फासले पर एक पुलिस थाने में अंधेर गर्दी की ज्वाला यूं ही जलती रही और हुक्मरां आंखें मूंदे बैठे रहे। तब भी बैठे थे और शायद अब भी बैठे हुए हैं। वही रटा रटाया घिसा पीटा बयान, मामले की न्यायिक जांच होगी, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। न जाने अपराध की गिरफ्त में गए उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने मामलों की न्यायिक जांच चल रही होगी और दोषियों को न बख्शने के ऐसे कितने हवाई इरादे यूं ही हवा में विलीन हो चुके होंगे। जो बाराबंकी का है मामला, उसमें मजिस्ट्रेट जांच ऑर्डर कर दी है सरकार ने, और जांच के बाद जो भी उसमें निकल करके आएगा, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और पुलिस के खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी, कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश का पॉपुलर नारा था यूपी जहां अपराध कम है, लेकिन कभी पुलिस, कभी मंत्री, कभी समाजवादी पार्टी के बेलगाम नेताओं के किस्से यहां आम हैं। जाहिर है विपक्ष की नजर में ये जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, कानून का राज नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम रही है, अपराधियों का बोलबाला है। बड़े अफसोस की बात है, दुखद घटना है कि एक पत्रकार की मां को थाने में जला दिया गया है उत्तर प्रदेश में। इंडिपेंडेंट जुडिशियल प्रोब होना चाहिए। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश को यूं ही जंगल राज बोलना और विपक्ष के ये विरोधी स्वर रसमदाई जैसे नहीं लगते? करीब महीना भर पहले ही शाहजहांपुर में पुलिस वालों पर पत्रकार जगेंद्र सिंह को जिंदा जलाने का आरोप लगा था। वो अंगारे अब तक सुर्ख हैं और इसी बीच नए अंगारे दहकने लगे हैं। उत्कर्ष चतुर्वेदी, बाराबंकी, IBN 7। एक टीचर की मौत, एक पत्रकार की मां की मौत, और अखिलेश अभी क्या करेंगे ये सब देख रहे हैं। मरते लोग सोती सरकार, इस कड़ी में दूसरी कहानी है देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में निजी और सरकारी अस्पतालों की लापरवाही ने एक दिन के मासूम बच्चे अनमोल की जान ले ली। निजी अस्पताल ने अनमोल को इसीलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि उसके रिश्तेदार अस्पताल को रोज 10,000 रुपए की फीस देने में असमर्थ थे। और उसके बाद अनमोल को लेकर घर वाले एक के बाद एक 3 अस्पतालों में गए। ये तीनों सरकारी अस्पताल थे।
हर जगह उन्हें निराशा हाथ लगी और आखिरकार दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की चौखट पर पहुंचकर इस मासूम ने दम तोड़ दिया। अनमोल चला गया। अभी तो उसने ठीक से आंखें भी नहीं खोली थी। माँ का आंचल और पिता की गोद भी नहीं मिल पाई थी। अभी तो उसने इस रंग बिरंगी दुनिया के रंग भी नहीं देखे थे। लेकिन ये सब हो पाता इससे पहले ही अनमोल इस दुनिया से चला गया। अनमोल आज हमारे बीच नहीं है और उसकी मौत के जिम्मेदार हैं देश की राजधानी दिल्ली के 4 अस्पताल, जिन्होंने एक दिन के इस बच्चे को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। सोमवार को बुद्ध विहार के मुस्कान नर्सिंग होम में अनमोल का जन्म हुआ। बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था, इसीलिए कमजोर था। बच्चे के इलाज के लिए नर्सिंग होम ने रोजाना 10,000 रुपए खर्च की बात कही। जब अनमोल के परिजनों ने पैसा दे पाने में असमर्थता जताई तो नर्सिंग होम वालों ने 102 नंबर पर फोन कर कैट्स की एम्बुलेंस बुलवा ली। इसके बाद परिजनों से कहा कि अनमोल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराएं। कैट्स एम्बुलेंस में वेंटिलेटर पर रखे गए अनमोल को लेकर उसके परिजन कलावती शरण अस्पताल पहुंचे। ये अस्पताल केंद्र सरकार के तहत आता है। अस्पताल प्रशासन ने वेंटिलेटर और बेड खाली नहीं होने की बात कहकर अनमोल को भर्ती करने से इनकार कर दिया। कलावती शरण अस्पताल से बैरंग लौटाए जाने के बाद अनमोल के परिजन उसे लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। ये अस्पताल भी केंद्र सरकार के ही तहत आता है। यहाँ भी उन्हें वही बात सुनने को मिली। अस्पताल ने जगह की कमी बताते हुए अनमोल को दाखिल नहीं किया। कैट्स एम्बुलेंस मासूम अनमोल को लेकर अब LNJP अस्पताल पहुंची। आपको बता दें कि ये अस्पताल दिल्ली सरकार के तहत आता है, लेकिन हालात यहाँ भी जस के तस थे। अस्पताल ने कहा जगह नहीं है, इसीलिए अनमोल को भर्ती नहीं कर सकते। कैट्स एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने जब दबाव बनाया तो अस्पताल प्रशासन ने बच्चे को अंदर लाने को कहा। बच्चे की हालत नाजुक थी और उसके चेहरे से ऑक्सीजन मास्क नहीं हटाया जा सकता था, इसीलिए अस्पताल प्रशासन से पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा गया। लेकिन LNJP अस्पताल बच्चे को पोर्टेबल सिलेंडर मुहैया नहीं करा पाया और आखिरकार 4.5 घंटे तक दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद अनमोल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। JPN हॉस्पिटल में भी उन्होंने ये मना कर दिया कि भाई हम एम्बुलेंस में आकर चेक नहीं करेंगे। मैंने उनको कहा था कि बच्चे को हम O2 से नहीं हटा सकते, आपको प्लीज़ वहीं चेक कर लीजिए जिससे कि कंडीशन आपको क्लियर हो जाए, या मुझे पोर्टेबल O2 सिलेंडर दे दीजिए जिससे कि मैं आपके पास ला सकूँ। वो अब जिद पड़े रहे कि भाई नहीं, हम तो वहाँ चेक नहीं करेंगे, हमारे को अंदर लेकर आइए फिर बच्चे को। घटना की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने राम मनोहर लोहिया, कलावती शरण और LNJP अस्पताल को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है। इसमें सबसे पहले पूछा जाएगा जिस अस्पताल में 4 घंटे पहले लेके गए थे वहाँ पे एडमिशन क्यों नहीं दिया गया। वहाँ पे अगर उसका इलाज होता तो 4 घंटे बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद सेकंड हॉस्पिटल RML तो हमारे देश का बड़ा नामी अस्पताल है, वहाँ पे इलाज क्यों नहीं हुआ, उसको देखना पड़ेगा। तीनों हॉस्पिटल्स को आज लेटर लिखा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा क्या हुआ है। अभी आप लोगों ने मुझे बताया, अखबार में देखा है, मेरे को अस्पताल का वर्जन नहीं पता, हॉस्पिटल से पूछ के बताएंगे। दिल्ली के बेदिल अस्पतालों की बेरुखी का ये पहला वाकया नहीं है। सवाल ये है कि आखिर कब तक इलाज नहीं मिलने की वजह से मजबूर लोग दम तोड़ते रहेंगे। क्या इन अस्पतालों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या इलाज करने से मना करने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों को कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? इस मां ने 8 महीनों तक अपने बच्चे को अपनी कोख में पाला, सभी बुराइयों से बचाया, लेकिन सरकारी मशीनरी की लापरवाही से महज चंद घंटों में ही ये दुनिया से रुखसत हो गया। अब जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन ये मां की ममता ही है जो इस बात का अभी भी इंतजार कर रही है कि शायद अब से कुछ देर बाद ही सही इसका बेटा इसके पास लौट आएगा। रवि सिंह के साथ विजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। मरते लोग सोते प्रदेश की तीसरी कड़ी मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जुड़ी है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आखिरकार व्यापम घोटाले में झुकना पड़ा। दबाव में आई मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका दाखिल कर दी है। शिवराज समर्थकों का दावा है कि उनके इस कदम ने विपक्ष के हमलों की हवा निकाल दी है। लेकिन कल तक सीबीआई जांच की मांग कर रही कांग्रेस अब सीबीआई जांच से भरोसा उठने की बात कह रही है। पार्टी के नेता अब शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एक के बाद एक दम तोड़ते आरोपियों और गवाहों ने व्यापम घोटाले को खूनी व्यापम में बदल दिया है। मध्य प्रदेश सरकार जबरदस्त दबाव में है। सोमवार तक एसआईटी जांच पर अड़े मुख्यमंत्री शिवराज के सुर मंगलवार को अचानक बदल गए। शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ऐलान किया कि वो हाईकोर्ट को पत्र लिखकर गुजारिश करेंगे कि मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। इसलिए मैं जनमत के आगे शीश झुकाता हूं और माननीय हाईकोर्ट को एक अनुरोध पत्र भेज रहा हूं कि व्यापम मामले की जांच वो सीबीआई से कराने की कृपा करें। शिवराज का यह भी कहना था कि एक मुहिम के तहत उनकी और उनकी सरकार की छवि खराब की जा रही है। हर मौत को व्यापम घोटाले से जोड़ना सही नहीं, लेकिन चूंकि लोगों के मन में शंका पैदा हुई है, लिहाजा वो जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर रहे हैं। शिवराज के इस ऐलान को जहां विपक्ष ने अपनी जीत की तरह पेश किया, वहीं बीजेपी का कहना था कि इस रणनीति ने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया है। पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है और पारदर्शिता पे ही और न्याय प्रणाली में भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है। हालांकि जानकार इस ऐलान के पीछे एक बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिग्विजय सिंह समेत कुछ अन्य लोगों की घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की याचिका स्वीकार कर ली है। मामले की सुनवाई 9 जुलाई को होनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से मामले की जांच सीबीआई को सौंप देता है तो यह शिवराज सरकार के लिए शर्मिंदगी की वजह होती। फिलहाल अब कांग्रेस नेताओं ने रणनीति बदलकर शिवराज के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में एसआईटी नियुक्त किया जाए जो हर हफ्ते इसको मॉनिटरिंग करे। एक स्पष्ट और एक सफल इंक्वायरी के लिए पारदर्शिता के साथ, जवाबदेही के साथ अगर हम इंक्वायरी चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी को अपना त्यागपत्र जरूर देना चाहिए। आपको बता दें कि इस घोटाले में मरने वालों की संख्या अब तक 47 हो चुकी है। ताजा मामला ओरछा में एक कांस्टेबल की खुदकुशी से जुड़ा है। इस बीच जेल में बंद एक और आरोपी को भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। आरोपी ओपी शुक्ला पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का ओएसडी था। शर्मा खुद भी जेल में है। व्यापम शर्मा के ही मंत्रालय के अधीन था। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और अब IBN 7 इम्पैक्ट। 3 जुलाई को हमने दिखाया था कि गुजरात में कैसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सेना में भर्ती घोटाला हो रहा है। हमारी तहकीकात में आपको याद होगा 55 चेहरे ऐसे मिले थे जो फर्जीवाड़े के जरिए सेना में दाखिल हो गए थे। हमारी इस खबर का बड़ा असर हुआ है। सेना ने भर्ती के नियमों का बड़ा बदलाव किया है। अब जेसीओ और दूसरी भर्तियों की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। साथ ही सेना ने अपनी जांच में 9 और लोगों की पहचान की है जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए सेना में भर्ती हुए थे। IBN 7 ने दिखाया था कि कैसे गुजरात के राजकोट में फर्जी दस्तावेजों के जरिए सेना में सेध लगाने की साजिश को सेना ने नाकाम किया। IBN 7 ने बड़ा खुलासा किया था कि फर्जी पहचान के आधार पर सेना में घुसने की साजिश चल रही है। हमारी इस खबर के बाद सेना ने भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। प्रैक्टिकल टेस्ट को छोड़कर पूरी भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सबसे पहले उम्मीदवार को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उम्र, कद, वजन, पता और शिक्षा जैसी जानकारियां भरनी होंगी। इसके बाद उम्मीदवार का एडमिट कार्ड उसे ईमेल किया जाएगा। ये एडमिट कार्ड लेकर उम्मीदवार भर्ती वाली जगह जाएगा जहां उसके सारे दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार का फिजिकल टेस्ट होगा। आखिर में दस्तावेज सही है या नहीं, इसकी ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरे पड़ाव में ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर हो एकदम फेयर हो और क्लीन हो।
और जो चांसेस हो गलत कोई आदमी आना भर्ती हो जाए इसके अंदर, उसको नकारने के लिए हमने ये कार्रवाई की हुई है। अभी तो हमने फेज 1 इंट्रोड्यूस किया, इसके बाद फेज 2 में और हो जाएगा। पुरानी भर्तियों के दौरान कितने लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे सेना में दाखिल हुए हैं, इसकी जांच अभी जारी है। इस बीच साबरकांठा में मार्च महीने में हुई भर्ती के दौरान फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। सेना की आंतरिक जांच में पता चला है कि साबरकांठा में 9 उम्मीदवारों ने फर्जी गुजराती बनकर भर्ती होने की कोशिश की। जांच में इन 9 लोगों के सारे दस्तावेज फर्जी पाए गए। जांच में इनके बताए गए पते पूरी तरह गलत पाए गए। सेना ने इन 9 लोगों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है। एफआईआर के अंदर हमने 465, 467, 468 और 471 के अंदर गुना दाखिल करके आगे की जो इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी गई। कितने लोगों के साथ? 9 लोगों के विरुद्ध में एफआईआर किया गया। मूल ये लोग रहने वाले कहाँ के थे और कहाँ से बनाए? मूल ये लोग हरियाणा साइड के हैं, लेकिन गांधीनगर में रह रहे हैं, ऐसा डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी बनाया है इन्होंने। सेना को पूरा यकीन है कि भर्ती की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। हालांकि दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया पर रक्षा मंत्रालय की मुहर लगनी बाकी है। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7।